हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स देखेंगे, लीगल मैगजिम्स देखेंगे जो कि हर एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। तो अगर आप देखते हो कि इन सभी एग्जाम्स के लिए तो आपको क्या चाहिए, लीगल मैगजिम्स आनी चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी लीगल मैगजिम्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली लीगल मैगजिम से शुरू करते हैं। बड़ी इजी मैगजिम से मैं आपको शुरू करवा रहा हूं कि क्या एब इनिशियो क्या होता है। एब इनिशियो अगर हम बात करें फ्रॉम द बिगनिंग, क्या होता है? फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से। ठीक है। अगर हम देखें कि क्या होता है कि कुछ चीजें आपकी एब इनिशियो होती हैं फ्रॉम द बिगनिंग, या तो वो वैलिड होती हैं फ्रॉम द बिगनिंग या तो वो वॉइड होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, अगर एक आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, माइनर के साथ क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसको हम हमेशा बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड का मतलब क्या होता है? नल। वॉइड का मतलब ऐसा जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, माना ही नहीं जाएगा। तो वॉइड का मतलब नल होता है। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा माना जाएगा कि हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो एब इनिशियो का मतलब होता है क्या? फ्रॉम द बिगनिंग। वॉइड का मतलब क्या होता है? नल होता है। पर अभी हम सिर्फ एब इनिशियो की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो एब इनिशियो के अकॉर्डिंग हमने देखना है एब इनिशियो क्या होता है? फ्रॉम द बिगनिंग। उसके बाद हम देखते हैं एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से क्या होता है? अगर आप देखते हो जिन बच्चों ने तैयारी शुरू कर रखी है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, उन्होंने टोर्ट्स में एक्शनेबल देखा होगा। अगर आप देखते हो टोर्ट्स में हमारे सिविल रॉन्ग्स होते हैं। क्या होते हैं? सिविल रॉन्ग होते हैं। अगर आप किसी के घर में विदाउट परमिशन चले जाते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेसपास। आपने उसको डैमेज किया नहीं किया, फिर भी वो अपने आप में क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। मतलब आपको वहां पर डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर किसी की परमिशन के बिना जाते हो तो वो सिविल रॉन्ग में आ जाएगा। किसमें? ट्रेसपास में। तो एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको बताया कि एक्शनेबल पर से क्या होता है। तो अगर हम देखें इसका मतलब क्या है? द एक्ट इज पुनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल पर से बोलते हैं। एक्शनेबल का मतलब होता है एक्शन, पर से का मतलब होता है बाय इटसेल्फ। एक्शन अपने आप में ही क्या है? काफी है। उसमें ही आपको क्या देनी पड़ सकती है? कंपनसेशन देनी पड़ सकती है। उसको हम कह रहे हैं एक्शनेबल पर से। टोर्ट्स में आपको ये काफी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आगे देखते हैं कि अगली लीगल मैगजिम हमारी लीगल टर्म क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, पेपर में पूछी जा सकती है। एक्टियो पर्सनोलिस मोरिटर। एक्टियो पर्सनोलिस मोरिटर, एक मिनट दें, कम परसोना। एक्टियो पर्सनोलिस मोरिटर कम परसोना। इसका मतलब क्या है? अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। मतलब कि अगर एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके साथ साथ उसके लीगल राइट्स भी खत्म हो जाते हैं। इस चीज को याद रखना। हाँ, उसके एलआरस वगैरह हैं जो प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, बट काफी सारे ऐसे केसेस हैं अगर वो इंसान है, अगर वो इंसान जिंदा है तभी वो केस फाइल कर पाएगा। अगर वो इंसान मर चुका है, ना उसके ऊपर केस फाइल होगा ना वो केस फाइल कर पाएगा। तो काफी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं जब एक इंसान क्या हो जाता है? एक इंसान की डेथ हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टोरी इनकम्बिट ऑनस प्रोबेंडी। याद रखना, ऑनस का मतलब क्या होता है? ऑनस का मतलब बर्डन होता है। ऑनस का मतलब क्या होता है? बर्डन होता है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? अगर कोई एक्ट करता है। एक्टोरिया का मतलब एक्शन होता है। अगर कोई एक्ट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? तो याद रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होता है। प्लेंटिफ जो वर्ड होता है, प्लेंटिफ जो वर्ड होता है वो सिविल केस में यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है? सिविल केस में यूज किया जाता है। सिविल केस में अगर बर्डन ऑफ प्रूफ है तो वो किसके ऊपर होगा? प्लेंटिफ के ऊपर होगा। ये चीज याद रखना। प्लेंटिफ का मतलब जो केस फाइल कर रहा है, हु कैन स्यू। प्लेंटिफ का ऑपोजिट जो होता है वो डिफेंडेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हु कैन बी स्यूड। तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम आगे बात करें, अगली लीगल टर्म की बात करें, एक्टस रियास नॉन फेसियट रीम निसी मैन सिट रिया। अगर हम देखें इसका मतलब क्या होता है कि conviction of a crime requires proof of a criminal act and intention. Actus rea non faciet rem nisi mens sit rea. अगर हम इसकी बात करें
अगर मैं इसको आपको इजी टर्म में लिखवाने की बात करूं, कोशिश करूं, इसका मतलब होता है एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी until the guilty mind, until the guilty mind। तो अगर आप देखते हो एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी अंटिल द गिल्टी माइंड, अगर इंसान का गिल्टी माइंड नहीं था तो वो इंसान को बाइज्जत बरी किया जा सकता है। अगर आप देखते हो हमें ऑफेंस के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। अगर कोई इंसान ऑफेंस करता है तो उसको हम तब लाइबल करवाते हैं जब उसके पास एक्टस रिया होता है प्लस मेंस रिया होता है। एक्टस रिया का मतलब होता है एक्ट डन, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। एक्टस रिया का मतलब होता है एक्ट डन, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो ऑफेंस के लिए दोनों चीजों का जरूरी होता है, बट हमारे पास एक लीगल टर्म है क्या, एक्टस नॉन फेसिएट रीम निसी मेंसेट रिया। इसको क्या कह रहे हैं, एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी अंटिल द गिल्टी माइंड। तो आप पूछोगे कि सर आप तो ये इधर कह रहे हो कि ऑफेंस के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, बट यहां पर इंसान का मेंस रिया नहीं है। अब उसने एक्ट किया, उसका मेंस रिया नहीं था, उसने एक्ट किया, बट आप उसको क्या कर रहे हो, बाइज्जत बरी कर रहे हो। ऐसा कोई केस बता दो। केस हम बता देते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। हमारे पास जनरल एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं जो आपको समझ आ सकती है वो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है और ड्यूरिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफेंस करता है, उसका मेंस रिया नहीं था बट उसने एक्ट कर दिया, किसी का उसने मर्डर कर दिया, तो उसको कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। ऐसा माना जाएगा नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। तो ये चीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। काफी एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये टर्म देखने को मिली है, आशा करता हूं इस बार भी आपको ये टर्म आ सकती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लीगल टर्म देखने की कोशिश करते हैं क्या है। एड होक क्या होता है, एड होक होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तब आपको वहां से फ्री कर दिया जाएगा। जैसे कि एडहोक टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं कि कुछ टाइम के लिए टीचर्स एडहोक पे अपॉइंट हुए, कुछ जजेस होते हैं एडहोक जजेस, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये टेम्परेरी बेसिस में आपको हायर किया जा रहा है या आपसे काम लिया जा रहा है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस का कोई काम लिया जा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एडहोक कह रहे हैं, फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। अगर आप देखते हो इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। समथिंग डन और क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और सिचुएशन, उसको हम क्या कहते हैं, एड होक कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आ रही होंगी लीगल टर्म्स, बड़ी मजेदार हैं, बड़ी इजी हैं। नेक्स्ट टर्म देखने की कोशिश करते हैं, प्ली ऑफ एलिबी। अगर आप देखते हो प्ली ऑफ एलिबी का मतलब क्या होता है हाँ जी, प्ली ऑफ एलिबी का मतलब होता है एल्सवेयर, कहीं और था इंसान। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है प्ली ऑफ एलिबी। आप एक प्ली उठा रहे हो, एक डिफेंस उठा रहे हो कि सर जब ऑफेंस हुआ था, जब मर्डर हुआ था, मैं मर्डर चंडीगढ़ में हुआ था, मैं चंडीगढ़ में नहीं था, मैं तो उस टाइम कहां था, बेंगलोर में था। उसको हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, और ये भी टर्म आपको पेपर में देखने को मिली है। सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं, दृश्यम मूवी देखी होगी आप सभी ने। दृश्यम मूवी में अजय देवगन यही कहता है कि सर जब मर्डर हुआ था, जब वो इधर था, उसने जब इधर मर्डर किया था, तब तो हम किसी के आश्रम में सत्संग सुन रहे थे, उस दिन तो हम इधर थे ही नहीं, हम तो कहीं और थे। तो ये चीज का डिफेंस लेता है वो, किसका, प्ली ऑफ एलिबी का डिफेंस लेता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एल्सवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कि कभी कभी कोर्ट किसी की असिस्टेंस मांगती है कि आप एज ए एमिकस क्यूरे आए और हमें सजेशन दें इस चीज के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरे कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरे कहते हैं। नेक्स्ट, एंटेलिटम मोटम। बिफोर अ कंट्रोवर्सी राइजेस, बिफोर अ सूट और कंट्रोवर्सी राइजेस। अगर आप देखते हो चलो अभी आप एंट्रेंस लेवल के हो, जो बच्चे सेमेस्टर में हैं तो उनको काफ़ी डीप में ये टर्म्स कभी कभी करनी पड़ती हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल बेसिक लेवल में समझाने की कोशिश करूंगा कि एंटेलिटम मोटम क्या होता है। कहते कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट अकर होने से पहले
अकर होने से पहले आप क्या फाइल कर देते हो, लॉ सूट फाइल कर देते हो, ठीक है। तो जैसे हमारे कस्टम्स चलते आ रहे हैं, क्या चलते आ रहे हैं, हमारे जैसे कस्टम्स चलते आ रहे हैं, तो हमारे जो कस्टम चलते आ रहे हैं, ठीक है, उस कस्टम से चलने से पहले पहले अगर आप कोई बुक पब्लिश कर देते हो, मतलब उस कंट्रोवर्सी से पहले पहले, उस कस्टम की कंट्रोवर्सी से पहले पहले आप कोई बुक पब्लिश कर देते हो, तभी वो बुक आपकी एज एविडेंस में काउंट होती है। अगर उस बुक से पहले पहले कोई भी कंट्रोवर्सी अराइज हो जाती है, कोई भी केस फाइल कर देता है उस कस्टम के ऊपर, तो अगर बुक बाद में आती है तो उसके ऊपर लॉ सूट फाइल अगर आप करते हो, अगर आप कहते हो कि ये कस्टम है, तो वो कस्टम आपका फिर नहीं माना जाएगा, वो बुक एज ए एविडेंस ट्रीट नहीं होगी आपके लॉ सूट में। तो हम बेसिक से देखते हैं कि बिफोर अ सूट और कंट्रोवर्सी अराइजेस, मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शंस और इवेंट दैट अकर्स बिफोर अ लॉ सूट इज फाइल्ड बिफोर अ डिस्प्यूट अराइज, मतलब कि लॉ सूट फाइल होने से पहले पहले ही आपका क्या अकर हो गया, आपका कोई एक्शन या कोई इवेंट अराइज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, एंटेलिटम मोटम बिफोर अ लॉ सूट और कंट्रोवर्सीज अराइजेस, उसको हम क्या कहते हैं, एंटेलिटम मोटम। नेक्स्ट देखते हैं एसेंटियोमेंटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, इसको हम कहते हैं, इसको हम एक टर्म और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसेंसस एट इडम, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंसस एट इडम भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का मतलब सेम ही है, मीटिंग ऑफ माइंड या म्यूचुअल असेंट। जैसे कि कोई इंसान ऑफर दे रहा है, सामने वाला इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो ऑफर दिया जा रहा है उन दोनों का आपस में मीटिंग ऑफ माइंड था, जो वो ऑफर देने की कोशिश कर रहा था, सामने वाला भी उस चीज को उसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों का सेम फुटिंग में काम चल रहा था, उसको हम कंसेंटियोमेंटम कहते हैं, तो याद रखना इसका मतलब। नेक्स्ट, ओडी अल्टरम पार्टम का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा एक साथ, मतलब कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, मतलब बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड। अगर हम देखें इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड, दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, स्कूल टाइम में या कॉलेजेस टाइम में आपको किसी टीचर से डायरेक्ट डांट पड़नी शुरू हो जाती है ना, आपको टीचर बुलाते हैं और डांटना शुरू कर देते हैं, और उसमें आपको मौका ही नहीं दिया जाता अपनी बात रखने का। टीचर क्या करता है, सामने वाले की बात सुनता है, वो नाम आपका लेता है और टीचर आपको डांटना शुरू कर देता है। आप उस टाइम क्या कहोगे कि मैम मेरी भी तो बात सुन लो, मेरी भी तो बात सुन लो, है ना, इस तरीके से आप बोलोगे। तो वही चीज आपकी कोर्ट में लगती है कि जज की ड्यूटी बनती है दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है, दोनों पार्टीज को सुनेगी तभी जज आपको क्या देगा, पनिशमेंट देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओडी अल्टरम पार्टम, बोथ पार्टीज हैव टू बी हर्ड, तो इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, गुड फेथ होता है। क्या होता है, बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ होता है। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म है मैलाफाइड, क्या है, मैलाफाइड, इसका मतलब होता है बैड फेथ। ये बड़ी इजी टर्म है, ठीक है, ये काफी बच्चों को पता भी होती है, स्कूल्स में भी आप करते हो ये टर्म्स, आपके लिए काम आएगी। बोनाफाइड, मैलाफाइड, बोनाफाइड गुड फेथ, मैलाफाइड बैड फेथ। बोना वैकेंशिया, याद रखना जो हमारा बोना टर्म होता है, ठीक है, या तो ये गुड्स के साथ डील करता है या फिर ये गुड के साथ डील करता है। जो हमारा गुड होता है तो ये गुड वाला गुड होता है, जैसे मैंने कहा वेरी गुड, मैंने आपको शाबाशी दी, है ना, ये वाला गुड हो गया। एक गुड्स होता है, गुड्स कौन सा होता है, जो आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी ऐसी गुड्स, जैसे कि कोई भी सामान हम हिंदी में बोलते हैं, मैंने कहा कि मेरी ये गुड्स पड़ी है, मेरा सामान इधर पड़ा है, आप वो मेरे पास ले आए, उसको हम कहते हैं गुड्स, है ना। तो गुड और गुड्स में अंतर है, तो बोना जहां भी आए तो आपको ये बस दिमाग में रखना कि या तो वो गुड है या वो गुड्स है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर जो ये वर्ड यूज किया गया है वो एज अ गुड्स यूज किया गया है, बोना वैकेंशिया। तो कहते हैं कोई भी ऐसी गुड्स जो क्या थी, विदाउट ओनर थी, उसको हम क्या कहेंगे, बोना वैकेंशिया कहेंगे। समझ आ गया सभी को बोना वैकेंशिया क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी
बोनी जुडिशियस एस्ट एम्प्लायर जुरिडिक्शम, इसका मतलब क्या है देखते हैं। अगर आप देखते हो इसका मतलब क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ गुड जज टू एनलार्ज देयर जुरिडिक्शन, मतलब कि जो जज है, जज की एक ड्यूटी बनती है, एक अच्छा जज वही होता है जो अच्छे से इंटरप्रिटेशन करता है। क्या करता है? इंटरप्रिटेशन करता है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें, अ कॉम्पिटेंट जज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ ब्रॉडली टू एंश्योर जस्टिस। वो लॉ को देखेगा, समझेगा, इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद ही वो एक डिसीजन देगा। तो एक अच्छा जज की खासियत वही होती है। तो मैंने कहा था ना, बोना आपका गुड के साथ डील करता है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या आ गया, गुड आ गया। और जुडिसिस का मतलब क्या होता है? जज होता है। जुरिसडिक्शनम का मतलब क्या होता है? जुरिसडिक्शन होता है। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स याद करने हैं, आपको ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लीगल टर्म सबसे इजी होती हैं और 3-4 नंबर की आती हैं। 3-4 नंबर आपके बड़े इजीली आ सकते हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 3-4 नंबर आपके बड़े इजीली आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ जी, आगे देखते हैं। कैविएट का मतलब क्या होता है? कैविएट का मतलब होता है वार्निंग। क्या होता है? वार्निंग। हम सीधा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले। अ वार्निंग रजिस्टर्ड विद द कोर्ट टू प्रिवेंट एनी एक्शन और डिसीजन विदाउट नोटिफाइंग द पार्टी हु इशूड द कैविएट। जैसे मैंने कैविएट फाइल की कोर्ट में, तो किसी ने मेरे ऊपर केस फाइल करना है ना, तो अगर मैंने कैविएट फाइल कर रखी है तो कोर्ट मुझे इन्फॉर्म करेगा कि ये पार्टी आपके ऊपर केस फाइल करने वाली है। ये मेनली सिविल केसेस में आपका देखा जाता है। अभी हम इतना डीप में नहीं जा रहे क्योंकि अभी आप लॉ एंट्रेंस के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको लॉ एंट्रेंस के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इनके काफ़ी सारे मीनिंग्स हम देख सकते हैं, काफ़ी डीप में जा सकते हैं, काफ़ी डेप्थ में जा सकते हैं, बट अभी लॉ एंट्रेंस के लिए देखना है हमने। किसके लिए देखना है? लॉ एंट्रेंस के लिए। तो कैविएट का मतलब पेपर में आता है लिखा वार्निंग। क्या लिखा आता है? वार्निंग, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। कैविएट एक्टर। कैविएट का मतलब क्या होता है हम देख चुके थे, बट इसमें कैविएट एक्टर एक अलग तरीके से यूज होता है। आपने कैविएट एम्प्टर सुना होगा, कैविएट एम्प्टर सुना होगा। कैविएट एम्प्टर क्या होता है? लेट्स द बायर बी अवेयर। कैविएट एम्प्टर क्या होता है? लेट्स द बायर बी अवेयर होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म होती है कैविएट एक्टर। तो लेट द डूअर बी अवेयर, लेट द डूअर बी अवेयर। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वार्निंग टू द पर्सन टेकिंग एक्शन और इनिशिएटिंग अ लीगल प्रोसेस टू बी कॉशियस एंड अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज और पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड। कहते कोई भी इंसान एक्शन टेक कर रहा है, कोई भी ले रहा है एक्शन, जो इनिशिएट कर रहा है, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शायद जो एक्शन ले रहा है, क्या पता उसके लिए ही कुछ हार्मफुल हो, वो चीज़ उसके लिए भी हार्मफुल हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, कैविएट एक्टर को यूज करते हैं। तो कैविएट एम्प्टर भी हमारे पास एक टर्म है, उसको कहते हैं लेट्स द बायर बी अवेयर। एक हमारे पास टर्म है कैविएट वेंडिटर। कौन सी है? कैविएट वेंडिटर। इसको हम कहते हैं लेट्स द सेलर बी अवेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें एक तरह से जागो ग्राहक जागो, लेट्स द सेलर बी अवेयर। जो चीज़ें सेल कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसकी शॉप में क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास एक केस लॉ है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्सीन बुक पड़ी है आपकी शॉप में, चाहे आपको नहीं पता था, गलती से आपके स्टोर में आपने काफ़ी सारी बुक्स मंगाई थी, उस स्टोर में आपके पास गुड्स आ जाती हैं और वो बुक भी आपके आ जाती है, और आप बुक सेलर थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फिर भी लायबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर लॉ ने स्पेसिफिक एक क्या बना रखा है, एक लॉ बना रखा है, एक प्रोविजन बना रखा है कि यहाँ पर इंसान की मेंजरिया मैटर नहीं करती। यहाँ पर इंसान को पता हो चाहे ना पता हो, यहाँ पर इंसान स्ट्रिक्टली लायबल होगा। क्या होगा? स्ट्रिक्ट लायबल होगा उस चीज़ को रखने के लिए। तभी इसके ऊपर हमारे पास एक कैविएट वेंडिटर है, लेट्स द सेलर बी अवेयर। उसको पता होना चाहिए कि उसकी दुकान में क्या है, उसके शॉप में क्या रखा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और किस तरीके से बेचनी है। तो लेट्स द सेलर बी अवेयर होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये 2-3 टर्म्स जो मैंने इसके साथ करवाई हैं वो भी समझ आ गई होंगी। हाँ जी, कैविएट एम्प्टर आ गया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बड़े अच्छे से, तो आपको समझ आ गई होंगी। कैविएट वेंडिटर भी आ गया, लेट्स द सेलर बी अवेयर, ये भी आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं एक रिट।
हमारे पास अगर आप देखते हो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। और याद रखना ये रिट्स सारी की सारी इलस्ट्रेटिव हैं, इलस्ट्रेटिव इन नेचर होती हैं, ठीक है। जब आप पॉलिटी हमसे करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन करोगे, तो हम आपको डीप में रिट्स के बारे में बताएंगे। तो अभी मैं आपको मेन चीज़ें ही बता रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होती हैं ये लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक रिट है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। कहाँ दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है। तो ये रिट कब यूज की जाती है? अ रिट यूज टू क्वैश ऑर्डर पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट। अगर इंफीरियर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करती है, उन ऑर्डर्स को क्वैश करवाने के लिए ये रिट आपकी फाइल की जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? टू सर्टिफाई भी कहते हैं, कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स क्या किए जा रहे हैं, या तो सर्टिफाई किए जा रहे हैं या तो नहीं किए जा रहे। उस तरीके से हम सर्चुरारी को रिट को यूज करते हैं। तो ये रिट आपको याद रखनी है पेपर के लिए। बाकी 4 रिट्स आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि बाकी रिट्स हमारे पास कौन सी हैं। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी होता है। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? बॉडी, ठीक है। तो रेफर्स टू द फिजिकल बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अगर आप देखते हो हैबियस कॉर्पस भी हमारे पास एक रिट है। अगर किसी पर्सन को क्या कर लिया जाता है? इलीगल डिटेन कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? इलीगल डिटेन कर लिया जाता है। वैसे हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस का मतलब यू हैव द बॉडी होता है। अगर किसी को इलीगल डिटेन कर लिया जाता है तो आप कौन सी रिट फाइल करते हो? हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हो। आशा करता हूं आपको ये रिट दोनों समझ आ गई होंगी। तो आपकी इससे काफी तैयारी हो जाएगी, काफी रिवीजन हो जाएगी। हाँ जी, इधर कॉर्पस डिलिक्टी है। कॉर्पस का मतलब इधर भी क्या होता है? बॉडी होता है। कॉर्पस का मतलब इधर क्या होता है? बॉडी होता है। क्या कह रही है? द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम एंड कंक्रीट एविडेंस ऑफ अ क्राइम सच एज कॉर्पस। कॉर्पस डिलिक्टी को हम डेड बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड बॉडी भी कहते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो कॉर्पस डिलिक्टी का मतलब डेड बॉडी। In criminal law, it refers to the concrete evidence or material elements that prove a crime has been committed. ठीक है, अब डेड बॉडी होगी है, डेड बॉडी जो मिली उसका जब पोस्टमार्टम होता है तब हम काफ़ी एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं ना, कि उसकी डेथ कैसे हुई है, नेचुरल हुई है, एक्सीडेंटल हुई है, मर्डर हुआ है, चाकू से मारा है, शूट किया है, उसको किस तरीके से किया है, ठीक है। तो उस तरीके से हम कॉर्पस डिलिक्टी को देखते हैं, डेड बॉडी तरीके से हम यूज करते हैं कॉर्पस डिलिक्टी। हमारी नेक्स्ट लीगल टर्म है डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम का मतलब होता है इधर डैमेज, साइन का मतलब होता है विदाउट, इंजुरिया का मतलब होता है इंजरी, ठीक है। ये हम टोर्ट्स में देखते हैं। जब हम टोर्ट पढ़ते हैं तो हम ये चीज को देखते हैं, ठीक है। अगर इसका मतलब देखें, कहते हैं आपको डैमेज हुआ, क्या हुआ? डैमेज हुआ, बट आपको इंजरी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? इंजरी नहीं हुई। उसको हम कहते हैं डैमनम साइन इंजुरिया। जैसे सपोज करो, एग्जांपल देता हूँ, 2 स्कूल थे, दोनों की बिल्डिंग बिल्कुल सेम थी, दोनों का फीस स्ट्रक्चर सेम था, दोनों के टीचर्स भी सेम क्वालिफाइड थे, दोनों स्कूल एक ही एरिया में थे। तो एक स्कूल क्या करता है? अपनी फीस कम कर देता है, और जो दूसरा स्कूल होता है जिसकी फीस कम नहीं होती, तो वो बच्चे सारे स्कूल फीस जो कम करता है उस स्कूल में बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जिस स्कूल ने फीस कम नहीं की थी उसको डैमेज हुआ, बट ये बताओ कि कोई लीगल इंजरी हुई? कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ? नहीं हुआ। तो टेक्निकली इस केस में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो ये ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस मैंने आपको बताया था टेक्निकली। तो ये जब हम टोर्ट्स पढ़ेंगे, इसमें हम ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे क्लासेस में कि ये क्या होते हैं, क्या मीनिंग होता है। टोर्ट्स के टॉपिक में ये आते हैं। तो ये डैमनम साइन इंजुरिया है, आपका डैमेज विदाउट इंजरी। बाकी मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप एग्जाम में ये अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका पूछा गया था, और ये इतनी इजी टर्म आई, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का ये आंसर ठीक होना चाहिए था। इस साल भी शायद ये टर्म आ जाए, है ना। हाँ जी, उसके बाद देखते हैं डी फैक्टो।
डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, इनफेक्ट होता है। क्या होता है, इनफेक्ट। इसका मतलब डिस्क्राइब सिचुएशन दैट एग्जिस्ट और इज ट्रू इन प्रैक्टिस। फैक्ट है, वो फैक्चुअल है, वो असली में है, उसका सच है, उसका वजूद है, उसको हम कहते हैं डी फैक्टो कहते हैं, इवन इफ इट मे नॉट बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड और फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। अब जैसे हमारे लॉ में लिखा नहीं हुआ कि धरती का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ठीक है, धरती हमारी कौन सी शेप में है, अर्थ हमारी कौन सी शेप में है, वो हमें बता नहीं रखा है, बताने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या है, डी फैक्टो है, इनफैक्ट वो ही है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी डी फैक्टो क्या होता है। आगे देखते हैं डी ज्यूर क्या होता है, लॉ के द्वारा। जो लॉ ने क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, डी ज्यूर कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ज्यूर कहते हैं। उसके बाद डी मिनिमस का मतलब होता है मिनिमम। डी मिनिमस का मतलब होता है मिनिमम। एक हमारे पास इससे रिलेटेड टर्म है डी मिनिमस नॉन कुरेट लेक्स। इसका मतलब होता है कोर्ट कैनॉट कंसिडर स्लाइट हार्म। इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट कैनॉट कंसिडर स्लाइट हार्म। जो छोटे मोटे हार्म होते हैं, जो स्लाइट हार्म होते हैं, जो मिनिमम हार्म होते हैं, मिनिमल हार्म्स होते हैं, उसको कोर्ट कंसिडर नहीं करती, तो उसको हम कहते हैं डी मिनिमस कहते हैं। हाँ जी, यही मैंने आपको बता दिया, डी मिनिमस नॉन कोरेट लेक्स हमारे पास आ गया। हाँ जी, तो आशा करता हूँ ये इतनी सारी लीगल टर्म्स हमने की, तो इस तरीके से हम 2-3 पार्ट्स हम लीगल टर्म्स के बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये लीगल टर्म्स समझ आई होंगी। प्लस ये अपनी नोटबुक्स में पेन डाउन करते रहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।